नमस्कार दोस्तों वेटलैंड के बारे में आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं, बट डेफिनेटली जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि भारत को मिल गया है उसका 101st रमसार साइट। मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा वीडियो में कि रमसार साइट होता क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम्स में भारत ने बहुत ज़्यादा अपनी जो संख्या है रमसार साइट की वो बढ़ाई है, और इससे कई बेनिफिट भी होगा। आप देख पाओगे खबर, इंडिया गेट्स 101st रमसार साइट एज अरुणाचल प्रदेश का ग्लॉ लेक। और इसी को डिटेल से चर्चा करने की जरूरत है कि एग्जैक्टली ये है क्या और इससे क्या फायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए। यहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी हम कराते हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसे मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश का ग्लॉ लेक ये आपका रमसार साइट के लिस्ट में ऐड हो गया है। पहले इसकी लोकेशन समझ लीजिए, क्योंकि अगेन यूपीएससी के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर अगर आप देखोगे ये म्यांमार रहा, ठीक है, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो एकदम इसके नजदीक में आपको मिलेगा ये ग्लॉ लेक रहा, मतलब ऑलमोस्ट म्यांमार का बॉर्डर जो है उसके जस्ट पास में है। और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि ये अरुणाचल प्रदेश में पहला रमसार साइट है, क्योंकि देश भर में बहुत सारे आपको एक एक राज्य के अंदर 5, 7, 10 रमसार साइट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का ये पहला है। एंड ये दिखाता है कि किस तरह से भारत काफी एग्रेसिव तरीके से जो वेटलैंड कंजर्वेशन है उसके ऊपर फोकस कर रहा है। और वेटलैंड कंजर्वेशन एक मेजर पिलर बन गया है भारत के क्लाइमेट पॉलिसीज का, बायोडायवर्सिटी पॉलिसीज का। और मैं आपको बता दूं एक चीज कि भारत थर्ड हाईएस्ट नंबर पर है। अगर आप वेटलैंड को देखोगे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटलैंड है, सॉरी पूरे दुनिया में हम थर्ड नंबर पर हैं और एशिया में हम पहले नंबर पर हैं। दुनिया की अगर हम बात करें तो यूके के पास सबसे ज्यादा है 176 वेटलैंड जो रमसार साइट के अंदर आते हैं। ठीक है, वेटलैंड तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो रमसार साइट वाली लिस्ट होती है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको है 144। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो वेटलैंड आप देख रहे हो ना, ग्लॉ लेक, जो 101st रमसार साइट बना है, ये आता है कमलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। मतलब यहां पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस टाइगर रिजर्व में, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा वेटलैंड है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ ये फ्रेश वाटर लेक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेश वाटर लेक है मतलब पानी कहां से मिलता है इसको, बेसिकली जो बहुत सारे माउंटेन स्ट्रीम है वहां से इसका पानी जो है इसके अंदर एंटर करता है। और ये आपको ईस्टर्न हिमालयाज और जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसका पार्ट देखने को मिलेगा। एंड स्पेशल बात इसकी यह है कि ये चारों तरफ से बहुत ज्यादा जो लश वेजिटेशन है उससे घिरा हुआ है। ये आप पिक्चर देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ पौधे, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे और बीचों बीच यहां पर ये आपको लेक देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वेटलैंड्स होते क्या हैं। देखो सिंपल सी चीज है, वेटलैंड एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर जो वाटर है या तो वो परमानेंटली वहां पर रहता है, सीजनली रहता है कभी कभी, या फिर पीरियोडिकली रहता है। और वाटर आप ध्यान रखिएगा फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, सलाइन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें ये आपका वेटलैंड का पार्ट बन सकते हैं। वेटलैंड एक प्रकार से आप ये समझिए जो टेरेस्ट्रियल और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसके बीच का, उसका जो ट्रांजिशन जोन है। जैसे मान लो यहाँ पर लैंड है, यहाँ से नदी पास हो रही है, सपोज मैं कह रहा हूँ, और यहाँ समुद्र है, समुद्र में जाकर नदी मिल रही है, तो हो सकता है जैसे यहाँ पर वेटलैंड हो। जैसे आपने चिल्का लेक के बारे में सुना होगा, वो कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा कि नदी यहाँ से बहकर जाती है, समुद्र में मिलती है बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पर आपको चिल्का लेक देखने को मिलता है। तो ये ट्रांजिशन जोन की तरह एक प्रकार से आप कह सकते हो। अच्छा, रमसार के अंदर क्या डेफिनेशन है इसका। रमसार में बेसिकली कहा गया जैसे वेटलैंड मार्शेस को कहा जाएगा, स्वैम्प्स हो गए, बॉक्स हो गया, पीटलैंड्स हो गया। पीटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारा जो कार्बन है वो इसके अंदर स्टोर हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। रिवर्स, लेक्स, बहुत सारी चीजों को हम कह सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान देने वाली वो ये है कि इसका डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लो टाइड के दौरान इसका जो डेप्थ है, मतलब जहां जो भी वाटर बॉडी की हम बात कर रहे हैं, अगर उसका डेप्थ
6 मीटर से ज़्यादा का है, तो वो वेटलैंड के अंदर में नहीं आएगा। मतलब जो शैलो वाटर होते हैं ना, वो आपका वेटलैंड के अंदर में आते हैं, ये आप कह सकते हो। अच्छा, वेटलैंड को नेचर्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्यों कहा जाता है? एक तो हम इसको किडनी ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेचुरली जो पॉल्यूटेंट्स है हमारे एनवायरनमेंट में, हैवी मेटल्स, सेडिमेंट्स, इन सबको ये हटाता है। साथ ही साथ ये नेचर्स के स्पॉन्ज की तरह काम करता है। जैसे फ्लड आ गया, फ्लैश फ्लड आ गया, तो उसका जो इम्पैक्ट है उसको कम करता है। अगर आपके आसपास वेटलैंड वगैरह हैं, तो फ्लड वगैरह आएगा तो उसका इम्पैक्ट कम होगा। और इसके अलावा कार्बन बैंक की तरह भी होता है। वेटलैंड बहुत सारा जो कार्बन है हमारे एनवायरनमेंट में, उसको ट्रैप करके रखते हैं। अगर वेटलैंड डिस्ट्रॉय होंगे तो जस्ट इमेजिन करो कितना सारा कार्बन एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा। और इसके अलावा जो पीट लैंड है, स्पेशली जो वेटलैंड के अंदर मैं आपको बताया ना, पीट लैंड्स, वो ट्वाइस एज मच एज कार्बन स्टोर करते हैं अपने अंदर। अगर आप पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखो, अगर आप फॉरेस्ट से कंपेयर करो। साथ ही साथ बायोलॉजिकल नर्सरी भी होता है। मतलब बहुत सारे जो फिश हैं, बर्ड्स हैं, वो आपको वेटलैंड में ही देखने को मिलेंगे, कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर वेटलैंड नहीं रहा तो पूरा का पूरा फूड चेन भी कोलैप्स हो सकता है। एंड दैट इज वाई हमें इसको रिजर्व करके, इसको प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। अच्छा, भारत के अंदर कितने प्रकार के वेटलैंड है मैं आपको बताता हूं। एक तो इनलैंड वेटलैंड, मतलब हमारे कंट्री के अंदर, देश के अंदर इनलैंड जो वाटर होते हैं, जो लेक्स होते हैं, जैसे उलर लेक आपने सुना है, लोकटक लेक हो गया, दीपोर बिल हो गया, तो इस तरह के वेटलैंड है भारत में, जो रमसार साइट में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोस्टल वेटलैंड हो गया, चिल्का लेक, पुलकित लेक, जो मैंने आपको बताया ना, रिवर जो आपका समुद्र में जाकर मिलती है, उसके जस्ट पहले ये वाला जो एरिया होता है, उसको हम बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा रिवर राइन वेटलैंड, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जो फ्लड प्लेन होते हैं, मैं रिवर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिवर के किनारे जो है, जो फ्लड प्लेन बन जाता है, जहां पर पानी आकर ठहर जाता है, रुक जाता है, तो वो सब हो गया। इसके अलावा आर्टिफिशियल वेटलैंड भी है, जैसे रिजर्वायर्स हमने बनाए हैं, विलेज टैंक्स हो गया, सॉल्ट पैन्स हो गया। हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स भी हैं, जैसे ग्लेशियर लेक हो गया, हिमालयन लेक्स हो गया। और ये जो ग्लॉ लेक है ना, जो आज हम बात कर रहे हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर ये लेक आपको देखने को मिलता है। अच्छा, वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो फ्लड कंट्रोल, जैसा मैंने आपको बताया, फ्लड के इंपैक्ट को कम करेगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काफी काम आता है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, कितना कुछ हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। इसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन, वेटलैंड बेसिकली क्या करता है, जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हैवी मेटल है वाटर में, उसको हटाता है ताकि वो ड्रिंकेबल बन सके। मतलब जो वाटर ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो इससे कम हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो थाउजेंड्स ऑफ फिश स्पीसीज, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो उनको सपोर्ट करता है वेटलैंड। जैसे फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन के बारे में आपने सुना होगा, इरावदी डॉल्फिन हो गया, फिशिंग कैट, वो जिंदा ही इसीलिए हैं बिकॉज ऑफ वेटलैंड्स। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब के भी इंपैक्ट को कम करता है। क्लाइमेट एडेप्टेशन, साइक्लोन, ड्राउट, फ्लड, इसका इंपैक्ट झेलता है। लाइवलीहुड, जैसे फिशिंग, पैडी कल्टीवेशन, लोटस फार्मिंग, वो लाइवलीहुड, मतलब लोग कमा रहे हैं ना उससे, तो वो भी एक प्रकार से देता है हम सबको, हमारे नेचर को। तो ये इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि ग्लॉ लेक को रमसार साइट में रखा गया है, तो ये भारत का 101st है। अब क्वेश्चन ये है कि ये रमसार है क्या? व्हाट इज रमसार कन्वेंशन? ये दुनिया का पहला और इकलौता इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि स्पेसिफिकली वेटलैंड के लिए बनाया गया है। इसको साइन किया गया था 1971 में। कहां पर? रमसार। रमसार आपको मिलेगा ईरान में, इसीलिए इसको रमसार कन्वेंशन कहते हैं। फिर इसके अलावा 1975 में इफेक्ट में आया। भारत ने 1982 में इसको ज्वाइन किया, और यहां पर मिशन यही था कि कंजर्वेशन किया जाए वेटलैंड्स का और उसका सही तरीके से यूज किया जाए। अब रमसार कन्वेंशन तो हमने समझ लिया, लेकिन ये रमसार साइट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो वेटलैंड को रिकॉग्नाइज किया जाता है, दोज वेटलैंड जो कि उसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, वो रमसार कन्वेंशन के तहत हम उसको उस पर्टिकुलर साइट में डाल देते हैं। मतलब ये एक रिकॉग्निशन दिया जाता है उन वेटलैंड्स को बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, इकोलॉजिकल क्राइटेरिया, जैसे बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीसीज, माइग्रेटरी बर्ड्स। मतलब जो वेटलैंड इंपॉर्टेंट है, हमें उसको बचाना है, उसको हम रमसार साइट में डाल देते हैं। तो रमसार का क्राइटेरिया कैसे होता है? जैसे कि कोई यूनिक वेटलैंड का टाइप है, कोई थ्रेटेंड स्पीसीज वहां पर आकर रहती हैं, अगर वो वेटलैंड खत्म हुआ तो वो जो स्पीसीज है वो विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो हम उसको इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी है, माइग्रेटरी बर्ड्स है वहां पर, फिश स्पीसीज बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बेसिस पर यहां पर तय किया जाता है कि उस पर्टिकुलर वेटलैंड को क्या हमें रमसार साइट की लिस्ट में डालना है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अगर एक बार जैसे ग्लॉ लेक,
अगर उसको हमने रमसार साइट में डाल दिया तो क्या मतलब ये भारत का हिस्सा नहीं रहेगा? क्या ये इंटरनेशनल ओनरशिप हो जाएगी उसकी? मतलब क्या ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको टेक ओवर कर लेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ओनरशिप तो भारत के पास ही रहती है, बस जो मैनेजमेंट भी अगर आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल कम्युनिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके पास रहेगी। रमसार क्या करता है ना, उसको एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देता है कि यहां पर आप समझो बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इससे इंटरनेशनल प्रेस्टीज बढ़ती है। जैसे अगर मान लो आप अरुणाचल प्रदेश गए तो आपको पता चलेगा ना कि भाई यहां पर एक रमसार साइट है, तो आप घूमने जाओगे तो सोचो कितना मतलब उसका इंटरनेशनल प्रेस्टीज बढ़ता है। साइंटिफिक रिसर्च इससे काफी बेटर होता है। वहां पर और इकोलॉजिस्ट आते हैं, यूनिवर्सिटीज रिसर्च करने आते हैं, इंटरनेशनल रिसर्चर्स आते हैं, तो उसके बारे में हम और अच्छे से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट प्लान इंप्रूव होता है। जो स्टेट्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी इंटरवेंशन, पोल्यूशन कंट्रोल, कई मेजर्स लेते हैं क्योंकि अब उसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिल गई है। अब मान लो अगर वो उसके बावजूद भी खत्म हो जाए वेटलैंड, मतलब एक प्रकार से उसका देखभाल ना किया जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब अरुणाचल प्रदेश मान लो सरकार है, वो भी तो उसका ख्याल रखेगी ना कि देखो ये रमसार साइट में आ गया, दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है, तो ये इसका महत्व होता है। फिर इसके अलावा फंडिंग इससे बेटर हो जाती है। गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आती है, CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनीज अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, मल्टीलैटरल ग्रांट्स आते हैं, इंटरनेशनल कंजर्वेशन फंड, तो इससे पैसा भी आता है ताकि हम उसे बचाएं। इको टूरिज्म, लोग बर्ड वॉचिंग के लिए, नेचर टूरिज्म के लिए, फोटोग्राफी के लिए, लोकल एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगा। सोचो कितने फायदे होंगे। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि भारत ने यहां पर इसको इतना तेजी से क्यों फोकस किया रमसार के ऊपर। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। 2014 में भारत के पास सिर्फ 26 रमसार साइट्स थे और सोचो आज के डेट में 101 हो गए। तो ऐसा क्या हुआ है, मतलब भारत इतना फोकस क्यों कर रहा है? देखो पहले हमारा मेन फोकस किस पे होता था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर, टाइगर रिजर्व्स के ऊपर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। लेकिन भारत ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि देखो विदाउट हेल्दी वेटलैंड यहां पर वाटेज की शॉर्टेज हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, फ्लडिंग ज्यादा हो सकती है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, डिक्लाइनिंग फिशरीज। तो दैट इज वाई भारत ने सोचा कि चलो हम कोशिश करते हैं इसको रमसार साइट में डलवाने के लिए ताकि उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको सब चिल्का लेक के बारे में, ये मतलब जब भी आप रमसार साइट के बारे में पढ़ोगे भारत में, चिल्का लेक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि चिल्का एक बार बहुत बड़े डेंजर में था, वो खत्म होने के कगार पर था और फाइनली रमसार साइट की वजह से, उसको डालने की वजह से उसको इंप्रूव किया गया। फिश प्रोडक्शन वहां पर बढ़ा, माइग्रेटरी बर्ड्स वापस से रिटर्न हो गए, इरावदी जो डॉल्फिन पॉपुलेशन है वो बढ़ गई वहां पर। सोचो ना, जस्ट बिकॉज कि हमने उसको रमसार साइट में रखा, सरकार का फोकस उसके ऊपर गया, तो ये चीज हो गया। एंड यही चीज अब आपको अरुणाचल प्रदेश के ग्लॉ लेक के साथ देखने को मिलेगी। ये हाई एल्टीट्यूड पर है, तो अब उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो आई होप आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि ये हुआ क्या है, ये रमसार साइट्स क्या होते हैं, ग्लॉ लेक की क्या इंपॉर्टेंस है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जो रमसार कन्वेंशन के अंदर में आते हैं, रमसार साइट्स के अंदर इंक्लूडेड है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस बैच, क्योंकि यहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे। यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है बैच को लेकर, जैसे मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज कैसे अवेल करना है, अगर आपको अलग से बुक्स चाहिए, 18 बुक्स का पूरा सेट आप चाहते हो आपके घर पर भेजा जाए, वो आप कैसे ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। एंड आई होप कि आप जल्द से जल्द अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेटर करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।